गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में। यूनिट थर्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम या आईआर स्पेक्ट्रम। ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रम में हम दो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। एक तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रम या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे और दूसरी पढ़ेंगे हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आईआर स्पेक्ट्रम क्या होता है या आईआर स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है अपन को, तो वो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये क्या है? ये 0 पॉइंट एनर्जी है। ठीक है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक 0 पॉइंट एनर्जी है, शून्य बिंदु ऊर्जा है। ये है N1 N2 N3। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से। N1 N2 N3 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के अंदर क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से। ये V0 V1 V2 V3 V4 क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से। ठीक है। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर ये क्या है? J0 J1 J2 J3 J4 ये क्या है? रोटेशनल एनर्जी लेवल से। क्या है? रोटेशनल एनर्जी लेवल से। ठीक है। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को ये हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमने लास्ट यूनिट सेकेंड के अंदर पढ़ रखा था। पूरा रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको हमने डिटेल में सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ी थी। ठीक है। और थर्ड यूनिट किस पे है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम या आईआर स्पेक्ट्रम में। सेकेंड यूनिट किस पे थी? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे थी, पूरा डिटेल में उस पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। अब नेक्स्ट यूनिट है अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे। ठीक है। तो J0 J1 J2 J3 J4 क्या है? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। ठीक है। अब इस पूरे डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो है उनकी ऊर्जा क्या है? सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की ऊर्जा जो है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद में उससे कम होती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी। और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की होती है। घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है। ये J0 J1 J2 J3 J4 क्या है? ये घूर्णन ऊर्जा स्तर है और इनकी ऊर्जा जो है वो क्या है? सबसे कम होती है। ठीक है। फिर घूर्णन ऊर्जा स्तरों की से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? कंपन ऊर्जा स्तरों वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की होती है। फिर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से भी ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की एनर्जी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले ज्यादा एनर्जी किसकी हुई? ई उसके बाद में ईवी और सबसे कम एनर्जी होती है ई आर। ठीक है। तो तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या पढ़ा था? देखो कि जब अणु घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है तो इसकी घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है। तो अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा कम होने के कारण अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों में घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए क्या चाहिए? सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण जो है वो सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा हो जाता है। अतः अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण जो है वो माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग के अवशोषण द्वारा हो जाता है। माइक्रोवेव की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। इस वजह से घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा कम होने के कारण अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण जो है वो माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा हो जाता है। ये हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था। ठीक है। अब जो अणु की इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? जो
ये अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण किसके द्वारा होता है? माइक्रोवेव के अवशोषण द्वारा होता है। इस वजह से इसको घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम और क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। फिर अब अणु की जो कंपन ऊर्जा होती है वो क्या होती है? घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है। अणु की कंपन ऊर्जा जो है वो घूर्णन ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। इस वजह से एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में N1 से N2 एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु अणु को कुछ ज्यादा ऊर्जा चाहिए। घूर्णन ऊर्जा से क्या उसको अणु को वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में संक्रमण के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में संक्रमण के लिए उसको क्या चाहिए? ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जो अणु की कंपन ऊर्जा जो है वो घूर्णन ऊर्जा से क्या है? ज्यादा है। अतः अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में स्थित कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु कुछ ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है अणु को वो कहां से प्राप्त होती है? इंफ्रारेड रीजन से प्राप्त होती है। इंफ्रारेड रीजन से प्राप्त होती है, आईआर रीजन से प्राप्त होती है या अवरक्त क्षेत्र से प्राप्त होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये अणु के कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो अणु कहां से प्राप्त कर सकता है? वो आईआर रीजन से प्राप्त करता है, अवरक्त क्षेत्र से प्राप्त करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण को क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, चूंकि कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के साथ क्या क्या हो रहा है? कंपन स्तरों में संक्रमण के साथ देखो, कंपन स्तरों के अंदर क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से कंपन ऊर्जा स्तरों के अंदर कौन से हैं? कंपन ऊर्जा स्तरों के अंदर कौन से हैं? घूर्णन ऊर्जा स्तर भी है। तो जब कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण होगा तो साथ साथ में क्या हो रहा है? घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी संक्रमण हो रहा है ना? जब V0 से अणु का संक्रमण V1 में होता है तो उसके साथ ही साथ में किसमें? घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी संक्रमण होता है। घूर्णन ऊर्जा स्तरों, कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के साथ अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी संक्रमण होता है। इसलिए इसे और भी क्या कहते हैं? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, इसको और भी क्या बोलते हैं? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के साथ साथ क्या हो रहा है? घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी संक्रमण हो रहा है ना? तो इसको कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए जितनी अणु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहां से प्राप्त होती है? वो अणु कहां से अवशोषित करता है? आईआर रीजन से अवशोषित करता है, अवरक्त क्षेत्र से, इंफ्रारेड क्षेत्र से या इंफ्रारेड रीजन से अवशोषित करता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और इसको कंपन घूर्णन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब देखो, तो ये जो स्पेक्ट्रम है, आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो आईआर विकिरण के अवशोषण द्वारा संपन्न होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है वो आईआर विकिरण के अवशोषण द्वारा होता है, इसलिए इसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। फिर द्रव अवस्था में स्थित अणुओं को दी गई ऊर्जा जो है, अगर द्रव अवस्था में कोई अणु उपस्थित है तो उसको दी गई ऊर्जा जो है वो केवल बंद में कंपन प्रदर्शित करती है। अतः क्या होता है? शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अतः हमको शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये मैं डायग्राम अब हटा रही हूँ। क्या है? द्रव अवस्था में स्थित अणु को दी गई ऊर्जा
केवल बंद में कंपन प्रदर्शित करती है। द्रव अवस्था में स्थित अणु को दी गई ऊर्जा जो है, द्रव अवस्था में स्थित अणु को दी गई ऊर्जा जो है केवल बंद में कंपन प्रदर्शित करती है। केवल बंद में कंपन प्रदर्शित करती, ठीक है। द्रव अवस्था में स्थित अणु को दी गई ऊर्जा जो है वो केवल बंद में कंपन प्रदर्शित करती है, अतः अपन को शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अतः शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता, अतः शुद्ध स्पेक्ट्रम जो है वो अपन को प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अब कौन आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं और कौन से अणु आईआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं, तो उसकी बात करते हैं हम। कौन से अणु आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं और कौन से अणु आईआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो, केवल ध्रुवीय अणु जो है वो आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं या आईआर सक्रिय होते हैं। केवल ध्रुवीय अणु हैं जो आईआर सक्रिय होते हैं। ये पॉइंट हमने घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि केवल ध्रुवीय अणु जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं और अध्रुवीय अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते थे। सेम वैसे ही ध्रुवीय अणु जो है वो आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं और अध्रुवीय अणु जो है वो आईआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं या आईआर अक्रिय होते हैं, ठीक है। तो ध्रुवीय अणु आईआर सक्रिय होते हैं। केवल ध्रुवीय अणु आईआर सक्रिय होते हैं। केवल ध्रुवीय अणु जो है वो आईआर सक्रिय होते हैं। जैसे ध्रुवीय अणु कौन कौन से हैं? जैसे HCl, HBr, HI, CO, NO, HCl, HBr, HI, HCl, HBr, HI, CO, NO, CS, कार्बन मोनोसल्फाइड। CS क्या है? कार्बन मोनोसल्फाइड। NS नाइट्रोजन मोनोसल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड CH3 CHO मेथाइल्डिहाइड और एसीटोन CH3O CH3CO CH3 एसीटोन, ठीक है। ये जो है ये क्या है? ध्रुवीय अणु है और ये क्या दर्शाते हैं? आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। केवल ध्रुवीय अणु जो है वो आईआर सक्रिय होते हैं और कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? HCl, HBr, HI, CO, NO, CS कार्बन मोनोसल्फाइड, नाइट्रोजन मोनोसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथाइल्डिहाइड, CH3COH, CH3CHO एंड CH3CO CH3 एसीटोन, ठीक है। ये क्या है? ध्रुवीय अणु है जो आईआर स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं या आईआर सक्रिय होते हैं और कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, ठीक है। और अध्रुवीय अणु जो है वो क्या होते हैं? आईआर अक्रिय होते हैं। अध्रुवीय अणु जो है वो क्या होते हैं? आईआर अक्रिय होते हैं। अध्रुवीय अणु आईआर अक्रिय होते हैं, यानी कि आईआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। आईआर अक्रिय होते हैं। अध्रुवीय अणु जो है वो आईआर अक्रिय होते हैं, यानी कि आईआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। तो अध्रुवीय अणुओं के एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे H2, Cl2, Br2, N2, F2, Br2, N2, F2, O2, CO2 एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे अध्रुवीय अणु जो है वो आईआर
अक्रिय होते हैं या IR स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं, जैसे H2, Cl2, F2, Br2, N2, O2, CO2, CH4 एक्सेट्रा। ठीक है, अब IR स्पेक्ट्रम की परास की बात करें हम, अगर हम IR स्पेक्ट्रम की परास की बात करें तो IR स्पेक्ट्रम की परास किस किस के बीच में होती है, तो 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक होती है। IR स्पेक्ट्रम की परास क्या होती है, 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, तो IR स्पेक्ट्रम की परास, IR स्पेक्ट्रम परास, IR स्पेक्ट्रम की परास क्या होती है, 0.8 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर 200 माइक्रोमीटर तक होती है। IR स्पेक्ट्रम की परास जो है वो 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, अब परास को, जो IR स्पेक्ट्रम की परास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। IR स्पेक्ट्रम की जो परास है उसको ना 3 भागों में बांटा गया है। परास को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, परास को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला देखो, 0.8 माइक्रोमीटर से 2.5 से 15 माइक्रोमीटर और 15 से 200 माइक्रो। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए, 0.8 से 2.5, 2.5 से 15 और 15 से 200 माइक्रोमीटर। तो परास को 3 भागों में बांटा गया। अब 0.8 से 2.5 कौन सा रीजन कहलाता है, ये नियर IR रीजन कहलाता है, निकट अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। कौन सा रीजन कहलाता है, ये नियर IR रीजन कहलाता है। ठीक है, निकट अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। ये जो है 2.5 से 15 माइक्रोमीटर, ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है, मिडल IR रीजन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, मिडल IR रीजन कहलाता है। ठीक है, मध्य अवरक्त क्षेत्र कहलाता है, मध्य अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, फिर 15 से 200 माइक्रोमीटर जो है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, 15 से 200 माइक्रोमीटर जो है वो फार IR रीजन कहलाता है। कौन सा, फार IR रीजन, फार IR रीजन कहलाता है। ठीक है, तो परास को कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर है जो क्या कहलाता है, नियर IR रीजन कहलाता है, निकट अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। 2.5 से 15 माइक्रोमीटर जो है वो मिडल IR रीजन यानी कि कौन सा, मध्य अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। और 15 से 200 माइक्रोमीटर जो है वो क्या कहलाता है, फार IR रीजन यानी कि दूरस्थ IR अवरक्त क्षेत्र, दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र या दूरस्थ IR रीजन। ठीक है, अब ये जो 2.5 से 15 नैनोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर, 2.5 से जो 15 माइक्रोमीटर तक वाला रीजन है यानी कि मिडल IR रीजन जो है वो क्या कहलाता है, फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है, अंगुली छाप क्षेत्र या अंगुली छाप रीजन कहलाता है। 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक ये वाला रीजन कौन सा कहलाता है, फिंगरप्रिंट रीजन। मैं ऊपर लिख रही हूँ नाम, फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, अंगुली छाप रीजन या फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। 2.5 से 15 माइक्रोमीटर जो पार्ट है वाला ये यानी कि मिडल IR रीजन जो है वो क्या कहलाता है, फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता। ठीक है, अब ये तो हो गई IR स्पेक्ट्रम की जो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं वो। ठीक है, अब देखते हैं IR स्पेक्ट्रम में ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के कंपन को 2 प्रकार से दर्शाया जाता है।
आईआर स्पेक्ट्रम में ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के कंपन को दो प्रकार से दर्शाया जाता है, एक तो सरल आवर्ती दोलन और दूसरा कौन सा है, अनावर्ती दोलन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। आईआर स्पेक्ट्रम में ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के कंपन दो प्रकार से दर्शाए जाते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम में ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के कंपन दो प्रकार से दर्शाए जाते हैं, दो प्रकार से दर्शाए जाते हैं, जिसमें पहला है सरल आवर्ती दोलक, सरल आवर्ती दोलन, और दूसरा कौन सा है, अनावर्ती दोलन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और दूसरा कौन सा है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रम में ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के जो कंपन है वो दो प्रकार से दर्शाए जाते हैं, एक तो पहला है सरल आवर्ती दोलक यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और दूसरा कौन सा है, अनावर्ती दोलन यानी कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं, सरल आवर्ती दोलन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। चलो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सरल आवर्ती दोलक क्या होता है, तो पहली हेडिंग लगा लेते हैं। सरल आवर्ती दोलन यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो क्या होता है, सरल आवर्ती दोलन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, तो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के बंध का कंपन माध्य स्थिति से समान दूरी पर विस्थापन दर्शाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सरल आवर्ती दोलन या कंपन कहते हैं। ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के बंध का कंपन जो है वो माध्य स्थिति से समान दूरी पर विस्थापन दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं, सरल आवर्ती दोलन कहते हैं। जैसे घड़ी में लगा जो पेंडुलम नहीं होता है, वैसे ही सरल आवर्ती दोलन होता है। घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो क्या, ये इसकी माध्य स्थिति है पेंडुलम की। ठीक है, वो क्या करता है, ये इस दोनों और क्या करता है, समान दूरी तक जाता है। ये माध्य स्थिति से इस साइड गया, फिर वापस अपनी माध्य स्थिति पर आएगा, और फिर माध्य स्थिति से दूसरी साइड जाएगा और वापस से अपनी माध्य स्थिति पर आएगा। जो घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है सेम उसी तरह का सरल आवर्ती दोलन होता है। ठीक है, ये अपनी माध्य स्थिति से दोनों तरफ समान दूरी पर जाता है और वापस अपनी माध्य स्थिति में आता है। ठीक है, ये जो इसकी माध्य स्थिति है वो इस साइड गया, जहां तक ये इतनी दूरी तय की है, वापस से अपने माध्य स्थिति में आकर उतनी की उतनी दूरी में इस साइड जाएगा और वापस अपनी माध्य स्थिति में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सरल आवर्ती दोलन है, उसी टाइप का क्या है, सरल आवर्ती दोलन है। यानी कि ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के बंध का कंपन माध्य स्थिति से समान दूरी पर विस्थापन करता है।
ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के बंध का कंपन जो है वो माध्य स्थिति से समान दूरी तक विस्थापन दर्शाता है और इसे क्या कहते हैं? सरल आवर्ती दोलन कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के बंध का कंपन जो है, ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के बंध का कंपन माध्य स्थिति से समान दूरी तक विस्थापन दर्शाता है। माध्य स्थिति से समान दूरी तक विस्थापन दर्शाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? सरल आवर्ती दोलन कहते हैं। इसे सरल आवर्ती दोलन या कंपन कहते हैं। तो इसे सरल आवर्ती दोलन या कंपन कहते। ठीक है, तो ये हो गया सरल आवर्ती दोलन। अब जो सरल आवर्ती दोलन जो है वो हुक के नियम का पालन करते हैं। सरल आवर्ती दोलन जो है वो सरल आवर्ती दोलन जो है वो हुक के नियम का पालन करते हैं। हुक के नियम का पालन करते हैं। सरल आवर्ती दोलन जो है वो हुक के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब ये जो हुक का नियम आया है वो क्या होता है, तो उसे हम देखते हैं। हुक का नियम क्या होता है, तो हेडिंग लगा देते हैं, इसी के अंदर नई हेडिंग लगा देते हैं। हुक का नियम क्या होता है? हुक का नियम हुक का नियम क्या कहता है? तो देखो, सरल आवर्ती दोलन में प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो माध्य बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है। हुक का नियम क्या कहता है कि सरल आवर्ती दोलन में प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो माध्य बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हुक का नियम क्या है? सरल आवर्ती दोलन में प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो माध्य बिंदु से या माध्य स्थिति से विस्थापन x के समानुपाती होता है। विस्थापन x के समानुपाती होता। ठीक है, सरल आवर्ती दोलन में प्रत्यानयन बल जो है वो माध्य बिंदु से विस्थापन x के समानुपाती होता है। ठीक है, यदि प्रत्यानयन बल F है, यदि प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, उसको F है, यदि प्रत्यानयन बल क्या है? F है और माध्य बिंदु से विस्थापन क्या है? x है। विस्थापन क्या है? x है। तो हुक के नियम से प्रत्यानयन बल किसके समानुपाती है? विस्थापन x के माइनस x के समानुपाती। प्रत्यानयन बल विस्थापन माइनस x के समानुपाती है। ये जो माइनस का साइन है वो क्या दर्शाता है? माइनस का साइन दर्शाता है कि ये जो बल है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये जो बल है वो विस्थापन के क्या? विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो हुक के नियम से क्या आया? F समानुपाती माइनस
ठीक है। अब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ इज इक्वल टू क्या आया, माइनस के एक्स। ठीक है, तो समानुपाती का चिन्ह हटाते ही हमारे पास कांस्टेंट क्या लगाया हमने, के। ठीक है, ये जो के क्या है, ये लगभग के की जगह हम लोग काफी बार फेराडे कांस्टेंट एफ का यूज भी करते हैं। ठीक है, के की जगह हम क्या यूज करते हैं, एफ का यूज भी करते हैं, फेराडे कांस्टेंट एफ का यूज भी करते हैं। ठीक है, तो इस के की सॉरी 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 ये के क्या है, प्रत्यानयन बल स्थिरांक है। ये क्या है, के क्या है, प्रत्यानयन बल स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पे ये के क्या है, प्रत्यानयन बल स्थिरांक। ये क्या है, प्रत्यानयन बल स्थिरांक है। हुक के नियम से क्या आया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, और जो के क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट के लगा है, समानुपातिक स्थिरांक के लगा है, जो वो क्या है, प्रत्यानयन बल स्थिरांक है। प्रत्यानयन बल स्थिरांक है जिसका मान होता है, के की क्या वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर ओमेगा ई बार का स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। ठीक है, क्या होती है के की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर ओमेगा ई बार का स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। ठीक है, जहां ओमेगा ई बार स्क्वायर क्या है, ओमेगा ई बार स्क्वायर क्या है, ये है कंपन साम्य तरंग संख्या। क्या है, ओमेगा ई बार का स्क्वायर क्या है, कंपन तरंग, कंपन साम्य तरंग संख्या। ठीक है, कंपन साम्य तरंग संख्या है। और ये c क्या है, प्रकाश का वेग है। c क्या है, c इज इक्वल टू प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, प्रकाश वेग है। और ये म्यू क्या है, म्यू है सम्मानित द्रव्यमान। म्यू क्या है, सम्मानित द्रव्यमान, रिड्यूस्ड मास कहलाता है। ठीक है, तो ये है हुक का नियम। हुक का नियम क्या है, F समानुपाती माइनस एक्स या F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है, प्रत्यानयन बल स्थिरांक है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर ओमेगा ई बार स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर ओमेगा ई बार स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। ओमेगा ई बार स्क्वायर क्या है, कंपन साम्य तरंग संख्या है। ठीक है, और म्यू है समानित द्रव्यमान, सी है प्रकाश का वेग। उसके बाद आता है अपने सरल आवर्ती दोलन दर्शाने वाले अणु की स्थितिज ऊर्जा। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।